नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी का स्पेशल शो टेक डायलॉग, जिसमें हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, नए नए इनोवेशंस के बारे में और भविष्य में आने वाली संभावनाओं के बारे में। तो आज का हमारा विषय है शिपिंग टेक्नोलॉजी, एक ऐसा क्षेत्र जहां दुनिया के लगभग 90% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की रीढ़ माना जाता है। आज ये क्षेत्र यानी कि ये जहाज सिर्फ समुद्र में तैरने वाला एक विशाल पोत नहीं, बल्कि एडवांस टेक्नोलॉजी, एआई, ऑटोमेशन, स्मार्ट नेविगेशन, ग्रीन एनर्जी और स्मार्ट और एडवांस डिज़ाइन की आधुनिक तकनीकों से लैस एक सिस्टम बन चुका है। ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है ये जानना कि शिपिंग के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी कितना बदलाव ला रही है, भविष्य में आने वाली कितनी संभावना इस क्षेत्र में, और हमारा देश यानी कि भारत वैश्विक स्तर पर अपनी भूमिका को इस क्षेत्र में कैसे मजबूत बना सकता है। तो आज हमारे साथ इस टॉपिक पर, इस विषय पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद है। आपका परिचय करा देते हैं। ई-डॉट सॉल्यूशन के को-फाउंडर कैप्टन रुचिन दयाल जी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका स्वागत है राष्ट्र टीवी के इस खास कार्यक्रम में। नमस्ते। चूंकि शिपिंग टेक्नोलॉजी की आज हम बात करने जा रहे हैं और एक लंबा अनुभव आपका रहा है शिपिंग के क्षेत्र में, तो हम शुरुआत से ही आपसे जानना चाहेंगे सर कि जिस तरह तेजी से टेक्नोलॉजी बदली है, शिपिंग के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को आप कैसे एक्सपीरियंस करते हैं? तो मैंने ये शिपिंग एक्टिव सेलिंग छोड़ी 2004 में, और आपको ये बताता हूँ कि उस समय टेक्नोलॉजी क्या थी। उस समय ना तो इंटरनेट था, ना 5G 4G, कोई भी जी नहीं था, मगर GPRS और SMS था। तो उस समय हम लोगों की द नीड ऑफ द आवर वॉज कि ये जो बार्जेस बन रही हैं गोवा में, उनको कैसे रेगुलेट किया जाए, उनको कैसे मोर एफिशिएंट बनाया जाए। उस समय आयरन ओर का जो प्राइस था वो $10 से $100 हो गया था, तो हर एक आदमी बार्जेस खरीद रहा था। एंड बार्ज ट्रैफिक 150 बार्जेस से 400 बार्ज होने वाली थी। तो उस समय डिपेंडिंग ऑन व्हाट रिसोर्सेज अवेलेबल थी, हम लोग ने एक बार्ज ट्रैकिंग सिस्टम बनाया। और 2004 से अभी तक हमारी जो डेवलपमेंट हुई है टेक्नोलॉजी और शिपिंग का मेल जो हुआ है, हैज़ ऑल बीन बिकॉज ऑफ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स विद टेक्नोलॉजी हैज़ सॉल्व्ड। अब जैसे जैसे रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, जैसे अभी शिप में हम लोगों का, पहले हम लोगों को स्पीड मिलता था कुछ kbs में मिलता था, फिर 1 Mbps हुआ, आज हम लोगों को स्पीड मिल रहा है 20 Mbps। तो उस हिसाब से टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बदल रही है, जो जो अवेलेबिलिटी है हम लोग उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। सो बेसिकली जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आपने अभी समझाया कि 90% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इज कैरिड बाय शिप्स। तो जैसे हम लोग इस इतना इम्पोर्टेंट जो सेक्टर है, जैसे जैसे हम लोग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, वैसे वैसे डेवलपमेंट हो रहा है। और हर चीज़, जैसे आप डिकार्बनाइजेशन देखिए, तो अभी टेक्नोलॉजी मेथनॉल, अमोनिया की आ गई है। LNG is also now little bit on the back foot. So normally from heavy oil जो हम लोग from decades जो हम लोग use करते थे, that is now LNG is replaced that now as a makeshift methanol आएगा, अमोनिया आएगा। So जैसे जैसे हम लोगों का टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो रही है, we are adopting in shipping like in any other industry. अब बेसिकली शिपिंग के बारे में अगर हम बहुत दर्शकों को आसान भाषा में समझाना चाहे तो कैसे पूरा मैकेनिज्म काम करता है, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया, अभी एआई आ चुका है, ऑटोमेशन हो चुका है, लेकिन पहले के समय में कैसा था और अभी ऑटोमेशन, एआई के आने के बाद कितना बदलाव आया है, कितना टेक्निकली कितनी चीज़ें बदल चुकी है और कितनी आसान हो चुकी है? सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर शिपिंग स्टॉप हो जाए तो आधी जो दुनिया है दैट विल फ्रीज, एंड आधी जो है विल डाई ऑफ हंगर, स्टारवेशन हो जाएगा। तो इतना इम्पोर्टेंट शिपिंग है, ये हर किसी को समझ में नहीं आता है। अभी जब हमारे 2 टैंकर हिट हुए थे, डिले हुए थे हॉर्मुज में, सबको थोड़ा बहुत पता चला कि अरे LPG नहीं आ रहा है, कमर्शियल LPG बंद हो गया है, प्राइस हो रही, एवरीबडी वॉज बॉदर्ड कि क्या होने वाला है। उस समय हमको वो समझ में आता है कि शिपिंग की वैल्यू क्या है। नहीं तो नॉर्मल जो चल रहा है, कोविड हुई, सब लोग घर में बैठे रहे, मगर जो हम लोग थे, जो हमारे सेलर्स थे, वो तो दिन पे दिन जहाज़ें चला रहे थे, नहीं तो कैसी चलेगी दुनिया। सो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। अब
जैसे जैसे आप एआई की बात करी आपने, एआई आ रहा है, ज़्यादा ऑटोमेशन आ रहा है। पहले इतना ऑटोमेशन नहीं था। हर चीज़ जो थी वो एक आइसोलेशन में चलती थी। जो इंजन अपना चल रहा है, ऊपर में स्टीयरिंग अपना चल रहा है, जो चार्ट वर्क है अपना चल रहा है, जैसे जहाज़ चलाने के लिए हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे ऑटोमेशन आ रहा है, हमको हर चीज़ इंटीग्रेट करनी है, और इंटीग्रेट करना काफ़ी नहीं है, हमको ये सब इंफॉर्मेशन चाहिए किनारे पे। अभी पहले 100 लोग होते थे जहाज़ पे, फिर 50 लोग हुए, आज 15-20 लोग हैं, और अभी तो ऐसी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ऑलरेडी ट्रायल्स आर ऑन फॉर कंप्लीटली अनमैन्ड शिप्स। सो दोज ट्रायल्स आर ऑलरेडी रनिंग इन सम रिवर्स इन यूरोप, ऑलरेडी वो जहाज़ चल रहे हैं। तो जैसे ये टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वैसे रिस्क भी बढ़ रहे हैं। जो जितना एक्सेस हम लोग दे रहे हैं किनारे को, OEMs को, जो प्रोड्यूसर हैं इक्विपमेंट के, जो ऑफिस में लोग हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, जिनका एक्सेस दे रहे हैं हम लोग, उतनी चीज़ हम लोग, आप ये समझ लीजिए कि एक घर है, नहीं तो एक फील्ड समझ लीजिए, उसके हम लोग दरवाजे खोल रहे हैं। अब जैसे जैसे हम लोग दरवाजे खोलेंगे, उधर में हम लोगों को गार्ड भी रखना पड़ेगा। अब वो गार्ड कैसा है, ट्रेनिंग कैसी है, ऑनेस्ट है कि नहीं, ये सब जो है, ये चिंता का विषय है जो साइबर सिक्योरिटी में आ रहा है। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, पीपल आर रोग पीपल जो टेकिंग एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो एक साइकिल है, और शिपिंग इतना बड़ा सेक्टर है। अब जैसे आपने सुना होगा, जो जहाज़ अगर कोई ग्राउंडिंग हो गया, कि अगर कोई डूब गया, टाइटैनिक से लेके एक्सॉन वाल्डेस, और कितने अभी जहाज़ जो पोल्यूशन कराए हैं, तो उसमें द डिवास्टेशन इज वाइड स्प्रेड। तो जान तो जाती ही है, कार्गो जाता है, बट उसके ऊपर से जो इन्वायरमेंट का डैमेज होता है वो बहुत ह्यूज है। सो वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल वाइल अडॉप्टिंग टेक्नोलॉजी। मन तो सबका होता है कि सब कुछ लगा लें जहाज पे, मगर लगा के आप इसको कैसे सिक्योर करेंगे। सो उस हिसाब से टेक्नोलॉजी अडॉप्टेशन थोड़ा हम लोगों का स्लो है जहाज पे, कंपेयर टू एविएशन इंडस्ट्री और इवन द कार, जो गाड़ियां बन रही हैं आजकल। बट शिपिंग में थोड़ा सा कम है, बट वी आर गेटिंग देयर। अभी पोर्ट्स हमारे बिल्कुल फुल्ली ऑटोमेटेड हो रहे हैं। इजराइल में एक पोर्ट है हाइफा, जिसमें इट्स ए कंप्लीटली अनमैन्ड पोर्ट। जो क्रेन, गैंट्री क्रेन्स आएंगी, वो कैसे आपका कंटेनर उठाएंगी, कहाँ जाके रखेंगी, कैसे कंटेनर लॉक होएगा, क्या होगा, एवरीथिंग इज प्रेसिशन बाय 1 सेंटीमीटर, नहीं तो वो बैठेगा ही नहीं। सो मगर ये भी एक है कि फ्यू इयर्स बैक हैवा पोर्ट हैड बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। जीपीएस स्पूफिंग हो रही है आजकल जहाज़ों का, तो सबसे जीपीएस होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, विच इज़ रिक्वायर्ड ऑन द शिप, कि भाई पोजीशन फिक्स करें। उधर में रोड तो होती नहीं, तो दरिया में जब जाएं तो उधर हम लोग हैं किधर। तो पहले हम लोग स्टार्स और सन का साइट लेते थे, कैलकुलेशन होता था। अभी तो जीपीएस है, हर मिनट आपको पता है, हर सेकंड पता है कहाँ हैं आप। बट अभी टेक्नोलॉजी आ गई कि इसको स्पूफ कर सकें। तो आप इधर बैठी हैं, वो मगर वो दिखा रहा है कि जो जीपीएस है आपका, कि आप इस समय हैं बॉम्बे में। तो इस हिसाब से हर टेक्नोलॉजी के साथ एक चैलेंज आ रहा है। अब जब हम लोग वो चैलेंज पूरा कर देंगे तो तब तक और टेक्नोलॉजी बदल जाएगी। तो शिपिंग इज लाइक एनी अदर इंडस्ट्री वेयर, बट द अडॉप्टेशन इज लिटिल स्लोअर। जैसे आपने अब टेक्नोलॉजी के साथ आपने पॉल्यूशन की भी बात की, लेकिन अभी ग्रीन एनर्जी को लेकर काफ़ी कुछ चर्चाएं हो रही है कि ग्रीन एनर्जी की तरफ हम बढ़ते हैं। तो टेक्नोलॉजी के अडॉप्शन के साथ ग्रीन एनर्जी की बात करना कितना बैलेंस्ड आपको लगता है? सो मोटा मोटा आप ये सोचिए कि आज की तारीख में वी हैव अबाउट 100,000 और 110,000 शिप्स वर्ल्ड वाइड। एंड जो हम लोगों का ग्रीन हाउस गैस है, जो एमिशंस हैं, वी कंट्रीब्यूट अबाउट 2 to 3%। अब वो सोचने में कम लगता है, मगर एक्चुअल क्वांटिटी इज ह्यूज। सो हमारा जो IMO है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, उसने एक रूट मैप बनाया हुआ है कि कैसे हम लोग ये कम करेंगे। अभी हम लोग वी आर ऑल एमिंग फॉर 2030
2050, ये सब हमारे गोल्स हैं जो कि इंडस्ट्री हैज़ गॉट टू कंप्लाई. सो एवरी शिप नाउ नीड्स टू शो what is the consumption versus efficiency versus कितना आपने कार्बन एमिशन किया है पूरे साल में. एंड दूसरे जो इतने से जो कंट्रीज हैं, दे आर गिविंग सम इंसेंटिव और पीनलाइजिंग अगर वो जहाज़ों ने ये कंडीशंस फुलफिल नहीं किया है. तो हम लोग कर क्या रहे हैं? अब ये जो गोल पहुंचने के लिए व्हाट इज़ द ब्लूप्रिंट? सबसे पहले है ऑल्टरनेट फ्यूल्स. अब सब जहाज तो ऑल्टरनेट फ्यूल्स में पूरा टेक्नोलॉजी चेंज कर नहीं सकते. जब इतने सारे जहाज ऑलरेडी हैं तो उनके लिए क्या करना चाहिए, कैसे करेंगे? तो देयर आर सम स्मॉल एडिशंस, कुछ मशीनरी है जो कि फिट होती है. कैसे स्पीड, अगर स्पीड हम लोग स्लो स्पीड पे जाएं तो वी कैन एक्चुअली हाफ द फ्यूल कंजम्पशन. मगर कैसे हम लोग स्लो स्पीड में जाए जिससे कि हम लोगों का बर्दिंग टर्न नहीं मिस होए? तो इसमें वापस टेक्नोलॉजी आ रही है, क्योंकि जो डेटा जो जा रहा है पोर्ट से इज कम्प्लीटली गेटिंग सिंक्ड विद वेयर कौन सा जहाज है, किसको कितने स्पीड में आना चाहिए, जिससे कि बर्थ भी खाली नहीं रहे और जहाज का भी टाइम वेस्ट नहीं हुए. नहीं तो जहाज हम लोग तो फुल स्पीड पे आते थे, आके एंकर डाल दिया, वेट कर रहे हैं अभी हफ्ता भर के लिए, क्योंकि वो बर्थ पे और कोई जहाज है वेट कर रहा है, हम लोग का बर्थ जब खाली होएगा तब जाएंगे. तो टेक्नोलॉजी जो काम कर रही है 2 या 3 पहलुओं में काम कर रही है. एक तो पोर्ट साइड में डेटा जो सिंक हो रहा है, एक तो एक्चुअल इंजन में, चाहे स्लो स्पीडिंग होए चाहे और कोई टेक्नोलॉजी अंदर में जो लगाई हो, और कहीं बिल्कुल ही जो चेंज हो जाए, एलएनजी का इंजन लग जाए, अमोनिया का इंजन लग जाए, मिथेनॉल का इंजन लग जाए. सो ये सब जो रिसर्च है, बहुत रिसर्च जो गई है इसमें. सबसे आगे जो इंजन बनाने के प्रोड्यूसर्स हैं वॉटसिला हैं. एंड अब ये सोचिए कि 100,000 जहाज में जो लोग काम करते हैं, इसमें से 10%, 15% जो अभी नए जहाज नई टेक्नोलॉजी के निकल रहे हैं, ट्रेन तो होने चाहिए वो. भाई जहाज में जाके चाहे आप इंजीनियर होए चाहे डेक ऑफिसर होए, तो इसमें वापस टेक्नोलॉजी आ रही है कि आप इनको कैसे ट्रेनिंग देंगे. सिमुलेटर्स बनाए जा रहे हैं. अब ये जो सीफेरर्स हैं सबसे ज़्यादा चाइना में है, बांग्लादेश में है, फिलीपींस में है. तो अब हर जगह जो फिजिकल सिमुलेटर तो बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक तो उसमें 3-4 लोग काम कर सकते हैं एक साथ, और उसका जो कॉस्ट आता है 2 या 3 करोड़ का आता है. तो फिर क्या करें? तो क्लाउड सिमुलेशन डेवलपमेंट जरूरी है. बहुत इनिशियली लगता है कि चूंकि अभी यूथ के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, तो बहुत पहले से ये चीज़ें शुरू हो जानी चाहिए, या उनकी स्किल डेवलपमेंट या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में स्कूल टाइमिंग से, या उनको कुछ चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाए. आप ये मानते हैं? अब बिल्कुल मानता हूँ. अभी बहुत सारी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कंपनी ऑफ मास्टर मैरिनर्स ऑफ इंडिया, GMOA है इधर गोवा में, जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि स्कूलों में जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि भाई शिपिंग क्या होता है, अगर शिपिंग ज्वाइन करना है कैसे क्या करना है. उसके बाद जो एक्चुअल इंस्टीट्यूट्स हैं, कैसे ये ऑल्टरनेट फ्यूल्स, कैसे ये ग्रीन एनर्जी, कैसे हम लोग ये अडॉप्ट करेंगे, क्या गोल्स हैं IMO के, ये सब उनको ट्रेनिंग दी जा रही है. अभी क्लाउड सिमुलेटर्स बन गए हैं, जो कि आप घर बैठे बैठे आप LNG बंकरिंग कैसे होती है, कैसे इंजन स्टार्ट कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, कैसे चला सकते हैं जहाज, कैसे नेविगेट कर सकते हैं. ये सब टेक्नोलॉजी ने ही तो इनेबल किया है. तो EDOT, एज ए CEO ऑफ EDOT, मेरा काम यही है कि मैं टेक्नोलॉजी, जो मेरे साथ इतने टीम है, जो GTA की टीम है, जो हम लोगों को हमेशा मदद करती है, उनको लेके मैं कैसे कोई रियल वर्ल्ड चैलेंज, चाहे शिपिंग में, माय प्रेफरेबल, क्योंकि मुझे तो सिर्फ शिपिंग ही आता है, कैसे वो चैलेंज हम लोग मीट करें इन द मोस्ट एफिशिएंट एंड सेफ मैनर. आपने भी बात की कि पहले समय था कि एक जहाज पर 100 लोग रहते थे, फिर 50 हुए, फिर 15-20 पर आ गए. तो यानी कि ऑटोमेशन, AI टेक्नोलॉजी, तो रोजगार के लिए खतरा है ये. अब अगर आप ये सोचें कि कल तो हमारा क्रू है, जहाज में जो होते हैं 6 ऑफिसर होते हैं और 10 क्रू रहते हैं, तो ऑफिसर तो ऑलरेडी कम होना शुरू हो गए.
अभी जो क्रू हैं, जब जहाज़ आएगा उसको बांधना है, थोड़ा बहुत मेंटेनेंस करना है, गैंगवे निकालना पड़ता है हम लोग को जब पायलट आता है ऊपर। अब ये सब तो काम अभी ज़रूरी है ही, मगर कल को अगर बिल्कुल ही ऑटोनॉमस हो जाए, जबकि एक आदमी नहीं है जहाज़ पे, तो इनका क्या होगा? तो ये ज़रूर एक दिमाग में आता है, मगर मेरे एक्सपीरियंस में अभी नियरली 40 साल का एक्सपीरियंस है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, जैसे जैसे रोल बदले हैं, कोई दूसरा दरवाज़ा खुल गया है, कुछ ना कुछ करने का दूसरा कुछ निकल आता है कि इसमें पब्लिक काम करेगी, लोग ट्रेन करेंगे। सो मुझे लग रहा है जैसे जैसे स्किल, और अभी इमीडिएटली तो ये होगा नहीं, अभी ये जो 1 लाख जहाज़ हैं ये तो चलेंगे ही, और उसके बाद जो धीरे धीरे चेंज होएगा, वैसे ही देख रहे हैं हम लोग। पहले जो शिपिंग जो करियर था, सबसे बढ़िया करियर था, हाई पेइंग, पीपल यूज्ड टू, बहुत मुश्किल से मिलता था ये करियर। आज जो लोग यंगस्टर्स ज्वाइन करते हैं, वो 1-2 जहाज़, एक एग्ज़ाम किया, उसके बाद छोड़ दिया, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आजकल किनारे में इतनी हैं दैट लाइफ एट सी इज़ नॉट सो अट्रैक्टिव एनी मोर। हम लोग को, जब हम लोग ज्वाइन करे थे कि फॉरेन देखने का टाइम मिलेगा, फॉरेन जाएंगे हम लोग, पैसे अच्छे मिलेंगे, गाड़ी खरीद सकते हैं, बाइक खरीद सकते हैं। तो आजकल ये जो एक इंटेलिजेंट जो यूथ है, ही कैन गेट ऑल दिस डूइंग अल्टरनेटिव करियर्स ऑल्सो। तो ऐसा नहीं है कि जहाज़ पे जो हार्डशिप होती हैं, जो फैमिली से अलग होते हैं, वो उनको लेना नहीं है। हाँ, आज व्हाट्सएप है, उस समय तो ना तो व्हाट्सएप था, ना एक्चुअली टेलीफोन था। जब किनारा जाते थे तो कॉइन डाल के फ़ोन करते थे, मगर फिर भी देयर वाज अट्रैक्शन। तो ये इकोनॉमिकली ऑल्सो थिंग्स आर चेंजिंग एंड पीपल आर फाइंडिंग मोर अट्रैक्टिव करियर्स। सो टेक्नोलॉजी भी आएगी, कुछ पहलू ऐसे हैं कि ऐसा लगेगा इस समय कि नौकरियां कम होंगी, बट आज की डेट में भी इतनी शॉर्टेज है क्रू की। शिपिंग डिज़ाइनिंग की बात की जाए तो कितनी एडवांस हो चुकी है, और कैसे समझे इसको? क्योंकि एक बहुत बड़ा, हम देखते हैं तस्वीरों में तो बहुत छोटा नज़र आता है, लेकिन जब पोर्ट्स पे जाएंगे तो बहुत ह्यूज उसका रहता है, बहुत बड़ा पोर्ट होता है वो। तो कैसे उसकी डिज़ाइनिंग होती है? टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा रोल है उसकी डिज़ाइनिंग में? अब देखिए, आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। पहले जहाज़ का जो आप ये सोचिए कि जहाज़ कितना बड़ा होता है। अभी हम लोग जो टैंकर आ रहे हैं, 300,000 टन्स, 350,000 टन्स, एंड दीज आर नियरली 400 मीटर्स लॉन्ग, 400 मीटर्स लॉन्ग एंड अबाउट 60 मीटर्स वाइड। नीचे पानी के होते हैं 16 मीटर, 18 मीटर, डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा जहाज़ है, कैसा उसका स्ट्रक्चर है। तब इसको बनता कैसे है? ये शिपयार्ड में बनता है। अब शिपयार्ड में जो आज टेक्नोलॉजी है, एवरीथिंग फ्रॉम वेल्डिंग, फ्रॉम फिटिंग, टेस्टिंग, सब कुछ ऑटोमेट हो गया है। अबाउट 90% ऑफ द शिप्स जो बन रहे हैं चाइना में बन रहे हैं। उसके बाद कोरिया, जापान। हम लोग का नंबर बहुत छोटा है, आई थिंक इट्स लेस देन 2% ऑफ द शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। तो इसमें टेक्नोलॉजी से एक तो हम लोग पीछे हैं थोड़ा बहुत, इतना ऑटोमेशन आ नहीं सका, क्योंकि ये रहता है कि अगर ऑटोमेशन लगा देंगे तो हमारे लोग क्या करेंगे। दिस इज दैट सेम जो अभी आपने क्वेश्चन पूछा था। बट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट हो रही है, इंडिया में भी हो रही है। सो शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी अभी है, द पायनियर इज चाइना, एंड दैट इज़ वेयर इट इज़। एवरीथिंग ब्लॉक्स में बन के आते हैं, ब्लॉक से नीचे जाते हैं, वेल्डिंग हो जाती है, टेस्टिंग होती है, एंड इट्स रेडी। जो बार्ज हमको इधर में, बार्ज, छोटी बार्ज, 3,000 टन की, 2,000 टन की, इधर में हम लोगों को लगता है 6 to 9 months बनाने में। अगर वो सब मटेरियल वगैरह सब कुछ रेडी हो, उधर चाइना में बन जाती है 1 महीने में। अभी हम लोगों का लास्ट जो हम लोग एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहे थे, मेरे ख्याल में उसकी वी हैड स्टार्टेड बिल्डिंग इन 1990। तो अभी 25 साल 30 साल हो गए हैं उसको बनाते बनाते। तो जब तक वो जहाज़ बनेगा, कमीशन होएगा, आप ये सोचिए कि कितना टेक्नोलॉजी बदल गई होगी। सो टेक्नोलॉजी से हम लोगों को बिल्कुल भागना नहीं चाहिए, वी हैव गॉट टू अडॉप्ट इट। ये सोच के कि अरे यार लोगों का क्या होगा,
नौकरी नहीं मिलेगी, दैट इज ब्रिंगिंग द नेशन डाउन। ये ऑफ कोर्स इज माय ओपिनियन, आई मे बी रॉन्ग। मे बी समटाइम्स की नरेटिव कुछ अलग सेट किया जाता है, या फिर एक डर हो जाता है लोगों की, टेक्नोलॉजी आएगी तो जैसे कि एआई आया तो यही कि एआई आएगा तो नौकरियां चली जाएंगी। अब एआई आया तो क्वाइट फ्रैंकली जो मिड लेवल डेवलपर की जो नौकरियां हैं, जो जूनियर लेवल जो पहले हम लोग बेंच पे रखते थे इतने लोग, इट्स डिफ़िकल्ट टू सस्टेन दैट। क्योंकि जो सबसे बड़ा बिजनेस इंडिया में यही था कि वो ऑफशोरिंग काम आता था, तो उसको जो हम लोगों की जो टीम है, छोटी जो कंपनियां हैं जैसे मेरी है, बहुत सैकड़ों कंपनियां हैं इंडिया में, वो लोग ये टीम कंप्लीट करते थे, ये काम कंप्लीट करते थे, एंड दे यूज्ड टू गेट पेड बाय आइदर कितना टाइम लगा, नहीं तो फिर मंथली रिटेनरशिप में पर पर्सन सो मच। अब जब 5 लोगों का काम, 6 लोगों का काम, इतने अच्छे अच्छे मॉडल आ गए क्लॉड के, इवन चैट जीपीटी के जो अभी नए मॉडल हैं, इतना परफेक्ट, इतना फ्लॉलेस मोस्ट ऑफ द टाइम कोड लिखते हैं, दैट पीपल आर फाइंडिंग कि अगर $2000 भी लाइसेंसिंग में हमने खर्चा किया और हमको 5 या 8 लोग का काम मिल गया, स्टिल चीपर देन पेइंग फॉर 5 people, 6 people in India or in Vietnam. Vietnam is another destination कि बहुत लोग they give the offshoring work there. तो पहली नज़र में यस, थोड़ी बहुत नौकरियां कम होंगी, बट उसमें ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट दैट AI has not taken your job. You have been replaced with somebody who's using AI. राइट। तो ये AI के बारे में हमको ये समझना चाहिए कि उसको कैसे यूज करें। इट कैनॉट बी समथिंग, AI कैनॉट टेल यू व्हाट टू डू, यू हैव टू टेल AI व्हाट टू डू, एंड इट विल डू इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। इट इंक्रीजेज योर IQ, अगेन इन माय ओपिनियन, बाय 1 million times. शिपिंग के क्षेत्र में जैसा कि आपने बताया कि अभी बहुत चुनौतियां हैं हमारे देश के लिए, वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल लेवल पर। हमको क्या करना चाहिए इसके लिए कि हम बेहतर हो सकते हैं दूसरे देशों की तुलना में? क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में तेज़ी से काम कर रहे हैं, सरकार भी अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, फंड्स प्रोवाइड करा रही है, स्टार्टअप्स को मौका दिया जा रहा है। तो और क्या लगता है कि बहुत ज़रूरी इस क्षेत्र में काम होना चाहिए, और खासकर यूथ इससे अट्रैक्ट हो, यूथ के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? तो दिस वर्क इज बीइंग एक्टिवली कैरिड आउट बहुत सारे इन डिफरेंट वेज। जैसे मैंने एक समझाया कि GMOA, CMMI, IMEI, ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि जाके यूथ को अवेयर करें कि व्हाट एन अट्रैक्टिव करियर शिपिंग इज। द गवर्नमेंट इज डूइंग वेरी गुड वर्क, fantastic work in trying and promoting, giving incentives, subsidizing things for the shipping industry. उसमें वही होता है कि there is some still legislation which needs to be changed. जो हमारा कस्टम के regulations हैं, जो taxation policies हैं, वो उनको टाइम लगेगा ना। डेमोक्रेसी लाइक आर्स, उसमें टाइम लगता है ये सब चेंजेस लाने में। सो हर ऑर्गेनाइजेशन को ये समझ में आता है कि ये चेंजेस हमें लाने हैं। आई एम श्योर गवर्नमेंट को भी पता है कि ये चेंजेस हमें लाने हैं। द मोस्ट इकोनॉमिकल वे ऑफ कैरिंग कार्गो इज बाय शिप्स। द मोस्ट ग्रीन वे ऑफ कैरिंग कार्गो इज बाय शिप्स। जो आप पर किलो कार्गो लेते हैं, ऑल इज द इजीएस्ट, तो व्हाई विल यू नॉट अडॉप्ट इट? बट उसमें यह है कि हर जगह थोड़ा थोड़ा हर्डल्स हैं कि पोर्ट में कैसे कस्टम्स, कैसे इमिग्रेशन के लॉज ईज अप करें, कैसे फॉरेन शिपिंग को इनवाइट करें इधर, कैसे ट्रेड बिल्डअप हो जाए। ऐसा हो सकता है कि पहले हम लोग फॉरेन को इनवाइट करें, कंपटीशन बिल्कुल खोल दें कि आके जितना आपको करने का है, और जब ट्रेन बिल्ड हो जाए, जब लोगों को ज़रूरत महसूस होए कि अब हमको शिपिंग ही से ट्रांसपोर्ट करना है बिकॉज द मार्जिन्स आर बेटर, फास्टर, मोर एफिशिएंट, उसके बाद फिर हम लोग ऐसा इंसेंटिवाइज करें इंडियन शिपिंग को, इंडियन शिप ओनर्स विल देन कीप इन्वेस्टिंग मोर एंड मोर एंड मोर। सो देर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स अबाउट दिस। स्टील की हम लोग स्टील का प्राइस कम करें इधर में, कैसे हम लोग अपना चाइना से कॉम्पीट करें। अब इधर के जो शिप ओनर्स हैं, अल्टीमेटली जहाज जो कोई बनाएगा उसमें आप कमर्शियली वायबल प्रोजेक्ट बनाएंगे ना। तो अगर आपको कुछ चीज़ 2 गुना से सस्ती मिल रही है कहीं से,
दे देमसेल्व्स आर गोइंग टू चाइना एंड गेटिंग इट मेड। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो कैसे करें? सो आई थिंक द गवर्नमेंट इज वर्किंग इन माई कैपेसिटी, जो कुछ भी मेरी समझ में आता है, वी आर डूइंग आवर बेस्ट। मैं खुद भी इधर में CMMI का चेयरमैन रह चुका हूँ गोवा में, एंड आई नो फर्स्ट हैंड कि सभी लोग जो हैं एक साथ जुट के काम कर रहे हैं, फ्रॉम स्कूल्स to the ports, to the shipbuilding yards, and we are hoping, like I said, our kind of democracy, everything takes time, और shipping में तो और भी टाइम लगता है। बिल्कुल, तो कई सारी चुनौतियां हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके हम उनके ऊपर जाकर और बेहतर चीज़ों को बना सकते हैं। रुचिन जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास कार्यक्रम में, और शिपिंग से जुड़ी, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ये तमाम और रोचक जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल टेक डायलॉग में इतना ही। देखते रहिए राष्ट्र टीवी। नमस्कार। नमस्ते।